टॉपिक है अंतर्जातीय अंतरधार्मिक विवाह। सोसाइटी का टॉपिक है, दृष्टि आईएएस मैगजीन से लिया हुआ टॉपिक है। प्रश्न है, दो सहमत वयस्कों के बीच वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने के लिए अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप न केवल संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के खिलाफ होगा, बल्कि यह व्यक्तिगत और बुनियादी स्वतंत्रता की अवधारणा को भी क्षति पहुंचाता है। इस कथन के संदर्भ में भारत में अंतरधार्मिक विवाद से जुड़ी कानूनी और सामाजिक चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। ये है प्रश्न। इस प्रश्न का डिमांड क्या है? दो सहमत वयस्कों के बीच वैवाहिक संबंध की बात की जा रही है और इसमें यदि कानूनी हस्तक्षेप किया जा रहा है तो ये न केवल संवैधानिक अधिकारों की गारंटी का खिलाफ होगा, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, इसका उल्लंघन करता है, बल्कि यह व्यक्तिगत और बुनियादी स्वतंत्रता की अवधारणा को भी क्षति पहुंचाएगा। इस संदर्भ में आपको अंतरधार्मिक विवाद से जुड़ी कानूनी और सामाजिक चुनौतियों की समीक्षा करना है। इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कुछ कोर पॉइंट्स पे बात करेंगे और ये टॉपिक डिस्कशन करने के बाद इस प्रश्न को आप लिखने की स्थिति में होंगे। दृष्टि आईएएस मैगजीन से लिया हुआ टॉपिक है, सोसाइटी का टॉपिक है जनवरी टू जून, जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक का जितने सारे टॉपिक सोसाइटी के हो चुके हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ये है सोसाइटी करंट अफेयर्स जनवरी टू जून का प्लेलिस्ट। ये पूरा प्लेलिस्ट तैयार है। यहाँ पे ये सारे वीडियो को आप सोसाइटी वाले वीडियोस को देख सकते हैं। इसी प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी का, इंटरनेशनल रिलेशन का, सभी टॉपिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो ये मैगजीन को रिवीजन करने में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक आधार पर शादी करने वाले दंपतियों और इस मामले में परिवार से अलग हो चुकी महिलाओं तथा उनके परिवार के संबंध में जानकारी जुटाने हेतु एक समिति का गठन किया है। एक समिति का गठन किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। किस लिए किया है? तो अंतरजातीय और अंतरधार्मिक आधार पर जो शादी हो रहे हैं और इन दंपतियों और इसके मामले में परिवार से अलग हो चुकी महिलाओं, जो परिवार को छोड़ चुकी है, जिसका गृह वर्जित हो चुका है, तथा उनके परिवार के संबंध में जानकारी जुटाने हैं तो एक समिति का गठन किया गया है कि अंतरजातीय और अंतरधार्मिक आधार पर जो शादी हुई है उनके साथ क्या व्यवहार समाज कर रहा है। आगे देखिए, यह पहल इन महिलाओं और उनके परिवारों को परामर्श प्राप्त करने, संवाद करने या मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। ये जो समिति का गठन किया जा रहा है, इसके बाद यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। इसमें महिलाओं और उनके परिवारों के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा, मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, एक मंच के रूप में कार्य करेगा। आगे देखिए, वर्तमान में कम से कम 9 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, विद्यालय में धर्मांतरण विरोधी कानून है। ये विद्यालय क्या है? तो ये 9 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा इत्यादि में धर्मांतरण विरोधी कानून है। तो ये 9 राज्य हैं जहां धर्मांतरण विरोधी कानून है। धर्मांतरण विरोधी कानून का मतलब क्या होता? तो इसमें किसी धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर, धोखा देकर या लालच देकर शादी करना होता है। इसमें धर्म परिवर्तन करवाना, ये सारे मुद्दे धर्मांतरण विरोधी कानून के अंतर्गत आते हैं। यदि ये साबित हो गया कि बहला फुसलाकर, धोखा देकर किसी लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया है तो इसमें सज़ा होती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्ताव के पक्ष में तर्क क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के अनुसार 18 से 49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं की अपने जीवन साथी द्वारा की गई भावनात्मक, शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करने के मामले में 2014-15 में
20.6% से बढ़कर 44.5% की वृद्धि हुई है। ये NFHS 5 का रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है 18 से 49 वर्ष की जो आयु की विवाहित महिलाएं हैं, उनके अपने जीवन साथी के द्वारा यौन हिंसा, भावनात्मक या शारीरिक हिंसा के मामले में वृद्धि दिखाई पड़ी है। 2014-15 में कितना था? 20.6%। 2000 और अब वर्तमान में कितना है? जो 5वां रिपोर्ट आया है NFHS 5 का, उसमें 44.5% वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आगे देखिए, जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ के अनुसार भारत में 3 में से 1 महिला को शारीरिक या भावनात्मक प्रकृति का हिंसा का शिकार होना पड़ता है। एक कौन सा जर्नल का ये रिपोर्ट है? जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ। इसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 3 में से 1 महिला शारीरिक या भावनात्मक हिंसा के शिकार होती है। फिर भी इनमें से 10 में से केवल 1 महिला औपचारिक रूप से पुलिस या स्वास्थ्य पेशेवर को अपराध की सूचना देती है। यदि 10 महिला के साथ हिंसा हुआ है तो उसमें से 1 महिला ही पुलिस के पास पहुंचती है, स्वास्थ्य पेशेवर के पास पहुंचती है और सूचना देती है। यानी शिकायत कितने महिला कर रही है? 10 में से 1। और हिंसा कितने में हो रहा है? 3 में से 1 महिला को भावनात्मक या शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ के अनुसार कहा जा रहा है। इससे SDG 5 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG 5, लैंगिक समानता को चुनौती मिलती है। आगे देखिए, इसका विपक्ष में तर्क क्या है? घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह में ही नहीं, भारत में प्रत्येक स्तर पर गहराई से गया है और व्यापक रूप से प्रचलित है। ये ना समझे कि केवल अंतरजातीय विवाह कर लिया या फिर धार्मिक विवाह वाले मामले में ही ये सारे हिंसा हो रहे हैं। ये प्रत्येक स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। अरेंज मैरिज में भी ये सारा दिखाई पड़ रहा है, हिंसक गतिविधियाँ महिलाओं के साथ। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट, अपने समुदाय के भीतर शादी करना भी चुनौती है। अंतरधार्मिक विवाह में शामिल पुरुषों को भी हिंसा और सभ्यता का शिकार होने का बड़ा खतरा है। तो अंतरधार्मिक विवाह में भी जो शामिल पुरुष हो रहे हैं उनके साथ हिंसा होती है और सभ्यता का हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो ये विपक्ष में 2 तर्क हैं कि केवल अंतरजातीय या फिर अंतरधार्मिक विवाह में ही ये महिलाएं हिंसा का शिकार नहीं हो रही है, आमतौर पर सभी स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। समुदाय के भीतर भी शादी करना अब चुनौतीपूर्ण बन गया है इस हिंसा को, महिला हिंसा को देखते हुए। आगे देखिए, जीवन स्वतंत्रता और समानता संबंधित यह प्रस्तावना अनुच्छेद 14 के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। अनुच्छेद 21 के जीवन, गोपनीयता और स्वतंत्रता को भी खतरे में डालता है। यदि इस प्रकार से हिंसक गतिविधियां होती है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसे विवाह पर नज़र रखने से महिलाओं को शारीरिक हिंसा से बचाया जा सकता है। केवल विवाह पे नज़र रखेंगे कि अंतरजातीय या फिर अंतरधार्मिक है तो महिलाओं को हिंसा से बचाया नहीं जा सकता, केवल इतना करने से ही नहीं। ये अनुच्छेद 14 का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि जहां पसंद का मामला है वहां गरिमा के बारे में नहीं सोचा जा सकता। जहां पसंद का मामला यानी कि एक युवक एक युवती दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सहमति है और विवाह के बंधन में बंधे हैं, तो वहाँ गरिमा के बारे में नहीं सोचा जाता कि ये अंतरधार्मिक है या फिर क्या है। आगे देखिए, लक्ष्मीबाई चंद्रा बनाम कर्नाटक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार या समुदाय की सहमति तब तक आवश्यक नहीं है जब 2 वयस्क व्यक्ति एक विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं। लक्ष्मीबाई चंद्रा और कर्नाटक राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि परिवार का जो सहमति आवश्यक नहीं है। जब 2 कपल राजी है शादी करने को, विवाह करने को, तो फिर परिवार का हस्तक्षेप इसमें आवश्यक नहीं है।
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब प्रश्न को फिर से देखते हैं। अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह ये टॉपिक था। दो सहमत वयस्कों के बीच वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने के लिए अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप न केवल संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के खिलाफ होगा, तो ये तो खिलाफ है ही, 14 का खिलाफ है, 21 का खिलाफ है, अनुच्छेद 14, 21 समानता का, स्वतंत्रता का, जीवन जीने का, ये अधिकार के खिलाफ है। यदि हस्तक्षेप करते हैं कानून बना के, तो धर्मांतरण कानून और फिर बहुत तरीके से जो कानून बनाया जा रहा है। हालांकि धर्मांतरण कानून का उद्देश्य अलग है, आगे देखें, बल्कि ये व्यक्तिगत बुनियादी स्वतंत्रता की अवधारणा को भी क्षति पहुंचाता है। तो वही 14 को क्षति पहुंचा रहा है, 21 को क्षति पहुंचा रहा है, यदि परिवार समाज उसमें दखल दे रहा है। इस कथन के संदर्भ में भारत में अंतर धार्मिक विवाद से जुड़ी कानूनी और सामाजिक चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। सामाजिक चुनौती गिना दीजिएगा। सामाजिक चुनौती कि सामाजिक अपने जो सांस्कृतिक पहलू है उसे वरीयता देते हैं, व्यक्ति के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसकी उपेक्षा की जाती है, गृह वर्जित कर दिया जाता है, समाज से निकाला जाता है, रिश्ते को खंड विखंडित कर दिया जाता है। समाज उस घर विशेष को जहाँ ऐसे युवक युवती विवाह के बंधन में बंधते हैं, उस पूरे समाज को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। ये बहुत तरह का जो भी चुनौतियां हैं आप काउंट करके गिनवा दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को आप लिख सकते हैं। कोर कंटेंट पे चर्चा हो गया है, कुछ और कंटेंट को इकट्ठे करके इस प्रश्न को आप लिखने की स्थिति में है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जनवरी से लेकर के जून तक का जो भी सोसाइटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसका डिस्कशन पूरा कंप्लीट होता है। ओके बाय, थैंक यू।